जिज्ञासा के इस YouTube चैनल पे आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों मैं सुमन। आज की कक्षा में हम लोग पिछली कक्षाओं में हमने सिलेबस पूरा कवर किया था और सिलेबस के पश्चात आप लोग आज जो है हम लोग यहाँ पे अपने विषयों की ओर जो है अग्रसर होंगे। तो विषय के अंतर्गत हम लोग आज जो अध्ययन करेंगे वो पहला सब्जेक्ट है हम लोग का इतिहास। इतिहास के अंतर्गत हम लोग प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, इन तीनों सेक्शन को कवर करेंगे। तत्पश्चात हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में इंटर करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले आज इतिहास के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले जानना जरूरी है कि इतिहास क्या होता है। इतिहास का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इति और दूसरा हास। इति मतलब होता है बीती हुई कहानी, इति मतलब होता है बीती हुई कहानी, और हास मतलब होता है, इति मतलब बीती हुई और हास मतलब कहानी। सॉरी, इति मतलब क्या होता है बीती और हास मतलब क्या होता है कहानी। ये आप देख सकते हैं, ये दो वर्ड से मिलके बना है इतिहास। अर्थात इतिहास का अगर शाब्दिक अर्थ पूछे तो बीती हुई कहानी को ही इतिहास कहा जाता है। अगर इसे परिभाषित किया जाए, अगर एक परिभाषा के रूप में देखा जाए इतिहास क्या है, तो इतिहास को अगर परिभाषित किया जाए तो हम लोग कह सकते हैं कि वर्तमान के प्रकाश में अतीत का जो अध्ययन करते हैं उसी को हम लोग इतिहास कहते हैं। जैसे देखिए, इतिहास लेखन की परंपरा होती है, बहुत सारे इतिहासकार होते हैं, राष्ट्रवादी इतिहासकार, मार्क्सवादी इतिहासकार, अन्य और भी इतिहासकार होते हैं। तो इतिहास लेखन की जो परंपरा होती है, जो भी इतिहासकार है वो वर्तमान संदर्भ को देखते हुए पौराणिक घटना का जो है वर्णन करते हैं। तो इतिहास को क्या कहेंगे अगर परिभाषा के रूप में देखा जाए तो इतिहास क्या है, वर्तमान के प्रकाश में अतीत का जो अध्ययन है उसी को हम लोग क्या कहते हैं इतिहास। इतिहास में प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए कुछ सोर्स है। कैसे हम लोग जान सकते हैं कि प्राचीन इतिहास में क्या क्या घटनाक्रम हुए होंगे। आपको पता होगा कि आधुनिक भारत जानना आसान था क्योंकि उस समय लेखन प्रणाली विकसित हो चुकी थी, लेख लिखते थे। लेकिन प्राचीन कालीन इतिहास को जानने के स्रोत बहुत ही कम सीमित स्रोत हैं। तो देखा जाए उस अनुसार से दो स्रोत महत्वपूर्ण है, एक पुरातात्विक स्रोत और एक साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का मतलब क्या होता है दोस्तों? पुरातात्विक मतलब होता है जो भी खुदाई करते हैं, पुरातात्वविद होते हैं, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं कि बहुत सारी खुदाई करवाते हैं और खुदाई के पश्चात जो अवशेष प्राप्त होते हैं उसी को बोलते हैं पुरातत्व। मतलब पुरातात्विक स्रोत जो होते हैं, मतलब जो खुदाई के पश्चात जो भी अवशेष मिलते हैं उसी को बोलते हैं पुरातात्विक अवशेष। ये पुरातात्विक अवशेष के अंतर्गत आपको मिलेंगे अभिलेख, बहुत सारे अभिलेख। उसके बाद स्मारक और भवन। नेक्स्ट आपको बहुत सारे पौराणिक सिक्के प्राप्त होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे पौराणिक सिक्के प्राप्त होते हैं, उसके माध्यम से वो प्राचीन काल की घटनाक्रम को बताते हैं। नेक्स्ट आपका मूर्तियाँ, प्राचीन कालीन मूर्तियाँ, और नेक्स्ट चित्रकला। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अभिलेख क्या होता है। अभिलेख होता है दोस्तों किसी चीज में, जैसे कि आपका पत्थर हो गया या शिला हो गया, मतलब पत्थर शिला बोलते हैं जिसको, गुफा में हो गया या किसी स्तंभ में पहले उकेर दिया जाता था, मतलब लिख दिया जाता था किसी से, तो उन चीजों को बोलते हैं, जो वो लिखा हुआ अवशेष है उसी को बोलते हैं अभिलेख। अभिलेख कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि स्तंभ में लिख दिया, मतलब स्तंभ मतलब वो खंभा, किसी स्तंभ में अगर कोई चीज लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं स्तंभ लेख। अगर किसी गुफाओं में लिख दिया जाता है तो उसको बोलते हैं गुहा लेख। किसी पत्थर में लिख दिया जाता है तो उसको बोलते हैं शिलालेख। ये आपको लेख मतलब लिखना, अभी मतलब जो उसमें लिखा गया, अभिलेख मतलब जो उसमें उकेरा गया है, कुछ लिखा गया है, उसी को बोलते हैं अभिलेख। तो पौराणिक काल में राजा लोग क्या करते थे, अपना जो भी संदेश होता था वो अभिलेख के माध्यम से वो दर्शाते थे। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि अशोक ने अपने 14 शिलालेख में जो है राज की सारी बातों को लिखा था, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अभिलेख है। ये अभिलेख में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख है प्राचीन काल के, जो कई शासकों के द्वारा लिखवाया गया था। जैसे हाथी गुफा अभिलेख, ये खारवेल नामक एक शासक थे, उनके द्वारा ये लिखवाया गया था हाथी गुफा अभिलेख। ये संबंधित किससे, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक से संबंधित है, तो वो संबंधित आपका खारवेल शासक से संबंधित है। आपका उसी तरह से पूछ सकता है कि जूनागढ़ अभिलेख को बोलते हैं गिरनार अभिलेख भी, ठीक है। तो जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। ये संबंधित आपका शासक थे रुद्रदामन,
रुद्रदामन से संबंधित है आपका जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट आप देख सकते हैं नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख जो है ये गौतमी बालश्री से संबंधित है, ठीक है, गौतमी बालश्री से संबंधित है नासिक अभिलेख। उसी तरह से नेक्स्ट आपका प्रयाग स्तंभ लेख। स्तंभ मतलब आपको हमने बताया कि किसी स्तंभ में अगर लिखवाया जाता है तो उसको बोलते हैं स्तंभ लेख, ठीक है। तो ये संबंधित है आपका गुप्त वंशीय शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है। प्रयाग स्तंभ लेख आपसे पूछेगा किससे संबंधित है, किस शासक से, तो समुद्रगुप्त से संबंधित है। उसी तरह से ऐहोल अभिलेख, ये ऐहोल अभिलेख जो संबंधित है ये पुलिकेशिन सेकेंड से संबंधित, पुलिकेशिन द्वितीय से संबंधित अभिलेख है। अन्य सारे अभिलेख भी हैं जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। आप लोग अन्य बुक से भी इन चीज़ों का देख सकते हैं कि और कौन कौन से अभिलेख हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है स्मारक एवं भवन। अब आप कहेंगे कि स्मारक और भवन से हम कैसे प्राचीन काल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो स्मारक जैसे कि हड़प्पा की खुदाई करवाए या आपका मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाए तो वहाँ से अवशेष प्राप्त हुए, तभी बताया गया कि कैसा यहाँ का मकान का कैसा स्ट्रक्चर था, यहाँ नाली कैसे थे, स्नानागार कैसा था। ये सभी चीज़ों को हम लोग वहीं से जानते हैं। ये स्मारक, पौराणिक स्मारक जो कि पुरातत्वविद खुदाई करते हैं और फिर वहाँ से देखते हैं। बहुत सारे भवन देखे जाते हैं, जैसे नालंदा विश्वविद्यालय, कुछ सारा चीज़ अवशेष बचा हुआ था, खुदाई करने के पश्चात बताया गया कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्ट्रक्चर इस प्रकार से था। बहुत सारे प्राचीन काल में मंदिर बने हुए हैं, मंदिर के माध्यम से भी हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि कैसा वहाँ का स्थिति कैसा होगा प्राचीन काल में। जैसे मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ थी प्राचीन काल में। एक शैली का नाम था नागर शैली। ये नागर शैली जैसे देख ले हम लोग अगर स्ट्रक्चर, तो भारत का ये 3 स्ट्रक्चर बना था। ये उत्तर भारत में जो मंदिर बनते थे उस शैली का नाम था नागर शैली। दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण शैली होती थी उसको बोलते थे द्रविड़ शैली, उसको अभी बोलते हैं द्रविड़ शैली। और एक शैली होता था दोनों का मिश्रण, उसको बोलते थे बेसर शैली। ये दोनों का मिश्रण था, ये मध्य भारत में बनते थे जो मूर्तियाँ मतलब मंदिर, उसको बोलते थे बेसर शैली। तो मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ प्राचीन काल में थी, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। उसी तरह से बौद्ध स्तूप बनाए जाते थे। ये सभी अवशेष के माध्यम से हम प्राचीन भारत के इतिहास के सोर्स जान सकते हैं कि क्या क्या हुआ होगा। नेक्स्ट आपका महत्वपूर्ण स्रोत आ जाता है सिक्के। प्राचीन काल में जो है सिक्के का जो सबसे पहला शुरुआत किया, सिक्के को शुरुआत जो है वहाँ से किया गया और सबसे पहला सिक्का जो लाया गया, प्राचीन काल में बहुत सारे सिक्के बनते थे, जैसे सोने के सिक्के हुए, चांदी के सिक्के हुए, शीशा का सिक्का हुआ, ठीक है, ये सारे सिक्के बनते थे। और सबसे पहला सिक्का का नाम था आहत सिक्का। इस सिक्के का नाम था आहत। आहत इसलिए बोला जाता था भारत में, इस सिक्के को जो है ठप्पा लगा के बनाया जाता था। ठप्पा लगाने के कारण भारत में इस सिक्के का नाम दिया आहत सिक्का। ये पंचमार्क, 5 मार्का होता था, इसलिए इसको पंचमार्क सिक्का भी बोला जाता है, आहत सिक्का को। ये सिक्के का सबसे अधिक जो विकास हुआ, सबसे अधिक सिक्के जारी हुए, सबसे अधिक सिक्के का विकास हुआ वो मौर्योत्तर काल में हुआ। सिक्के का सबसे अधिक विकास आपका उसी में पूछ सकता है, सिक्के सबसे अधिक शीशा का सिक्का किसने चलिया, तो शीशा का सिक्का सबसे अधिक चलाया था दोस्तों सातवाहन शासकों ने चलाया था सबसे अधिक सिक्का। किसका, कौन सा सिक्का, तो शीशा का सिक्का सबसे अधिक चलाया था कौन, सातवाहन शासक। नेक्स्ट आप देख सकते हैं गुप्तकालीन राजा जो सबसे अधिक सोने का सिक्का गुप्तकालीन शासक ने चलाया था। गुप्त काल में सबसे अधिक सोने का सिक्का चलाया गया था, ठीक है। सिक्के पर जो लेख लिखवाने का काम शुरू किया, ये यवन शासक शुरू किए थे। सिक्के पर लेख कैसे लिखा जाता है, इसकी शुरुआत सबसे पहले किए थे कौन, यवन शासक। इन सिक्कों के माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करते हैं कि पौराणिक काल में कैसे होंगे। जैसे कि आपको सुने होंगे कि समुद्रगुप्त के सिक्के पे था वीणा बजाते हुए, इससे क्या पता चलता है कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी होगा। तो सिक्के के माध्यम से हम राजकीय स्थिति को देख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मूर्तियां। मूर्तियों के माध्यम से भी हम लोग प्राचीन काल का अध्ययन कर सकते हैं कि प्राचीन काल में कैसी कैसी अवस्थिति होगी। तो उसी के अंतर्गत प्राचीन काल में जो मूर्तियां बनती थी वो 3 शैली की मूर्तियां बनती थी। मुख्य रूप से शुरुआत में 2 शैली थी, मथुरा शैली और अमरावती शैली। मथुरा मतलब ये यूपी में एक जगह है,
मथुरा, वहाँ पे ये शैली का विकास हुआ था, इसलिए मूर्ति निर्माण की शैली का नाम रखा मथुरा शैली। ये अमरावती, ये आपका आंध्रा में, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में ये शैली विकसित हुई थी, इसलिए इसका नाम रखा अमरावती शैली। और एक गांधार शैली, जब यूनानी शासक आए तो वो अपनी एक शैली लाए थे, हेलेनिक शैली। हेलेनिक शैली और स्थानीय शैली मथुरा शैली को जब विकास किया गया तो उसी शैली का नाम था यूनानी रोम यूनान शैली, अर्थात गांधार शैली, कभी कभी हेलेनिस्टिक शैली भी इसको बोला जाता है। इसमें अंतर क्या है, जैसे आप लोग देखते होंगे कभी भी जाएंगे कृष्ण जी की मूर्ति या किसी भगवान जो कि आप कहा जाए कि विष्णु भगवान की मूर्ति, उसमें क्या होता है, प्रसन्नचित्त मुद्रा में, जिसमें कि मासूमियत दर्शाता हो, लज्जा सम दर्शाता हो, वो शैली होता है मथुरा शैली। जिसमें आपका कोमलता का भाव प्रतीत होता हो, उन सभी शैली वो मूर्तियां बनती वो मथुरा शैली की है। लेकिन कभी कभी जाते होंगे आप लोग हर चौराहे पे तो बजरंग वाली की मूर्ति होगी सीना चीरे हुए, कहीं पे आपको राम जी को उठाए हुए, ये सब शैली जो है ये आपका गांधार शैली है। अर्थात गांधार शैली में क्या होता है, भीम का शरीर, अर्थात उसमें जो होता है बल का प्रयोग, बलशाली चित्र बनाया जाता है, उस शैली को बोलते हैं गांधार शैली। ठीक है, अब आप लोग को ये दिक्कत नहीं होगी गांधार शैली की मूर्ति कहाँ पे है और मथुरा शैली की मूर्ति कौन सा है, आपको ये पहचानने में अब दिक्कत नहीं होगी। जब भी बल का प्रयोग दिखाया जाए समझ लीजिए वो शैली बना हुआ है मूर्ति गांधार शैली का, और जो भी कोमलता एकदम से प्रसन्नचित्त मुद्रा में हो तो वो होगा मथुरा शैली के मूर्तियाँ। और नेक्स्ट आपका है चित्रकला। प्राचीन काल की चित्रकला के माध्यम से भी हम लोग देख सकते हैं प्राचीन काल में क्या क्या हुआ होगा। चित्रकला के अंतर्गत जो सब महत्वपूर्ण चित्र बने हैं वो एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा में बने हुए हैं। ये महाराष्ट्र में है एलोरा की गुफा, और वहीं पे अजंता की गुफा भी है, वहीं पे बाघ गुफा भी है। उसमें जो है उस गुफाओं में बहुत सारे चित्र जो है उस दीवारों पे बने हुए हैं। उसके माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि प्राचीन काल में क्या क्या घटनाक्रम हुए होंगे। ठीक है, आपसे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि एलोरा की गुफा में जो चित्र बने हैं वो किस किस क्या कहा जाए धर्म से संबंधित है। वो हिंदू धर्म से भी संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों के पश्चात जब पूरा तात्विक स्रोत हम लोग आज पढ़ लिए तो अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत को अगली कक्षा में जब हम पढ़ लेंगे तो ये चैप्टर हमारा जो पहला इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है, अर्थात प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत वाले जो चैप्टर हैं ये हमारा फिनिश्ड हो जाएगा। तत्पश्चात हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में एंटर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक फिलहाल इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।